खरीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। महामारी के खिलाफ किसानों की इस लड़ाई में दूरदर्शन किसान का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत लगातार बना हुआ है और खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और देखते हैं क्या है विशेष आज के आत्मनिर्भर भारत में। उजवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मिट्टी परीक्षण की दी जानकारी। जारी है गेहूं की सरकारी खरीद, पिछले साल के मुकाबले इस बार 12% अधिक गेहूं की खरीद। देश भर में बनेंगे 850 ऑक्सीजन प्लांट, पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी रकम। और अरहर की उन्नत प्रजातियों की जानकारी। और अब खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। स्वस्थ धरा तो खेत हरा, यानी अगर आपकी मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होगी तभी आपको अच्छी फसल प्राप्त हो सकेगी। हमारे किसानों का सपना होता है कि उनके लहलहाते खेत हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मिट्टी की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। आइए आपको बताते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के वैज्ञानिकों ने मिट्टी के परीक्षण को लेकर क्या जानकारी दी। जैसा कि किसान भाई आपको पता है कि इस समय गर्मी के सीजन है जिसमें खेत आपके खाली हैं, तो इस समय मिट्टी की जांच के बारे में बताना चाहूँगा कि मिट्टी जांच कराने का सही समय है। आप लोग अपने खेत से मिट्टी का जांच ज़रूर कराएं। साथ ही ये मिट्टी जांच से आपको पता चलता है कि आगामी जो खरीफ की फसल लेनी है उसमें हमें आगामी फसल के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों को प्रबंधन हम आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उसमें मिट्टी में कोई चीज़ कमी है, जैसे आपका मिट्टी के विकार हुए, जैसे सलाइन है, अल्कलाइन कंडीशन है, तो उसमें भी हम उसको सुधार सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें पता तब चलेंगी जब तक हम मिट्टी का जांच न कराएं। जांच कराने से हम आपको इसमें सभी चीज़ें पता चल जाती है। साथ साथ इसमें कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें इस तत्व की कमी है। इसके बाद आप मिट्टी जांच के लिए आप मिट्टी का नमूना लेने का तरीका ये है कि किसान भाई आपके 1 एकड़ खेत से आपका चारों तरफ मिट्टी के एक बॉर्डर 1-1 मीटर छोड़ करके 5-7 जगह से आप जिग-जैग तरीके से 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई वी शेप बना करके 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई, जिसमें ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों की मिट्टी आ जाए, उसको साफ़ सुथरी पॉलीथीन में रख करके, ये साफ़ सुथरी सभी जगह से लेकर के साफ़ सुथरी पॉलीथीन में रख करके उसको आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के आपको हर एक प्रांत में है, जहाँ नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हो वहाँ पे आप दे सकते हैं। जिससे कि आपका जांच होने के बाद आपका मिट्टी की जांच होने के बाद आपके खेत के कृषि विज्ञान के केंद्र के द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिससे आपको उसमें पता चलेगा कि आपके खेत में कौन से पोषक तत्व की उपलब्धता है और कौन से पोषक तत्व की कमी है। साथ ही साथ आप आगामी जो खरीफ का मौसम आ रहा है उससे भी आप प्रबंधन उससे कर सकते हैं कि हमारे खेत में ये फसल लेना है, तो उसमें रिकमेंडेशन भी होती है कि आपका ये धान लगाना है तो उसमें कितने पोषक तत्व की ज़रूरत होगी। इसी तरह आपके खरीफ के सीज़न की और भी जो क्रॉप आती हैं अलग अलग प्रांतों में, उससे पता चल जाएगा कि आपके की मिट्टी जांच से ये चीज़ें कमी हैं, जिससे कि आप अच्छी तरह उसका प्रबंधन कर सकते हैं। गेहूं की सरकारी खरीद का सिलसिला लगातार जारी है और एमएसपी के 1975 रुपए के भाव पर लगातार किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। अगर पिछले साल की समान अवधि के साथ इसकी तुलना की जाए तो 12.5% अधिक गेहूं की खरीद अब तक की जा चुकी है। इसके अलावा धान, दलहनी और तिलहनी फसलों की भी खरीद जारी है। रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू और कश्मीर में गेहूं की खरीद हो रही है। 13 जून तक 4,25,77,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है।
जबकि पिछले साल इस अवधि तक खरीदारी 3,78,44,000 टन थी। इस साल अब तक की खरीद पर करीब 47,53,000 किसान एमएसपी का लाभ ले चुके हैं और उन्हें 84,089 करोड़ से भी ज्यादा रकम का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2020-21 में धान की खरीदारी भी चल रही है। 13 जून तक 8,26,60,000 टन से अधिक धान खरीदा गया है। इसमें खरीफ और रबी दोनों की खरीदारी शामिल है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में धान की खरीदारी 7,43,18,000 टन थी। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 1,22,24,000 किसानों को 1,56,061 करोड़ से भी अधिक का भुगतान किया जा चुका है। राज्यों से मिले प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 के लिए 1,07,83,000 टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई थी। ये मंजूरी मूल्य समर्थन योजना के तहत दी गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से 1,74,000 टन 12 खोपरा खरीदने की भी स्वीकृति दी गई है। अगर अधिसूचित फसल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो केंद्रीय नोडल एजेंसियां मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 13 जून तक सरकार ने 7,96,118 टन से भी अधिक मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर और मूंगफली के अलावा सरसों और सोयाबीन की खरीदारी हो चुकी है। इससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,25,586 किसानों को करीब 3,741 करोड़ रुपए की आय हुई है। इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ऑक्सीजन की किसी तरह की कमी ना हो, इसके लिए देश के अलग अलग जिलों में 800 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए पीएम केयर्स फंड से राशि दी जाएगी। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी डीआरडीओ के सचिव डॉक्टर सी सतीश रेड्डी ने। देश के डॉक्टर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। इसी के मद्देनजर अब डीआरडीओ आगे की तैयारियों में जुट गया है। उसका कहना है कि देश के अलग अलग जिलों में पीएम केयर्स फंड से 850 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इनकी स्थापना के बाद कोरोना की तीसरी संभावित लहर के दौरान ऑक्सीजन की समय पर आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकार पहले ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से एक विशेष ट्रेन चला रही है। 13 जून तक के आंकड़े बताते हैं कि ये ट्रेन देश भर में अब तक 30,000 टन से भी अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाकर रिकॉर्ड कायम कर चुकी है।
DRDO के सचिव डॉक्टर C सतीश रेड्डी ने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर हर तरह की सहायता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की मदद के लिए DRDO की ओर से उपलब्ध कराए गए फ्लाइंग अस्पतालों की तरह और भी अस्पताल तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि देश के कई शहरों में खास तौर से कोविड-19 के उपचार के लिए विशिष्ट अस्थायी अस्पताल स्थापित किए गए हैं। ये मॉड्यूलर अस्पताल हैं और इन्हीं को फ्लाइंग अस्पताल कहा जाता है। इन अस्पतालों को इस तरह बनाया गया है कि वायरस अस्पतालों से बाहर ना जाने पाए। डॉक्टर रेड्डी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और विज्ञान प्रसार की ओर से आयोजित ऑनलाइन विचार विमर्श श्रृंखला न्यू इंडिया 75 में बोल रहे थे। DST सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महामारी से लड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उनके अनुसार देश के कोने कोने पर टीकों के भंडारण और परिवहन के लिए तकनीक विकसित की गई है। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार टीकों के भंडारण के नए तरीके विकसित किए गए हैं। प्रौद्योगिकियों का विकास ही भविष्य है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोस्टिक्स और टेलीमेडिसिन में एक महान भूमिका निभा सकता है और महामारी से लड़ने में, उसकी निगरानी में, निदान में और निर्णय लेने में इसका जबरदस्त महत्व होगा। दलहन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसानों तक दलहन के उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी पहुंच सके। इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं अरहर के उन्नत किस्मों के बारे में। क्या कहना है विशेषज्ञ का, आइए जानते हैं। पूसा संस्थान से अरहर की उन्नत प्रजातियां 5 प्रजातियां हैं। पूसा 991, पूसा 992, पूसा 2001, पूसा 2002 और पूसा अरहर 16 जो अर्धबौनी है और अति शीघ्र पकने वाली किस्म है। अब मैं आपको अरहर की उन्नत खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। अरहर के लिए जो भूमि का चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा खेत होना चाहिए जिसमें जल का निकास बहुत अच्छे से हो और जल्दी हो, वर्षा का पानी रुके नहीं और जल्दी से जल्दी खेत के बाहर हो जाए। इसके लिए अपने खेत को समतल करना आवश्यक है। भूमि के चुनाव के बाद फिर आता है बीज की दर। बीज की दर जो 4 किस्में हैं में करीब 15 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है, जबकि पूसा अरहर 16 में 19 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। बीज उपचारण के लिए फंजीसाइड से बीज का उपचारण करते हैं और राइजोबियम कल्चर से भी करते हैं। राइजोबियम कल्चर से करने के लिए करीब 1 पैकेट 10 किलो सीड के लिए बीज के लिए होता है। इसमें 50 ग्राम गुड़ को करीब आधे लीटर पानी में गर्म करके उबाल लेने के बाद ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें बीज को उपचारित करते हैं जिससे कि एक उसमें उस पर कोटिंग हो जाए सीड पर, और उसके बाद उसे छाया में सुखाते हैं। बीज उपचारित करने के लिए फंजीसाइड से जो करेंगे उसके लिए 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडेजिम ये मिला के करीब 1 किलो सीड के लिए ये पर्याप्त होता है। तो इस दर से बीज को उपचारित करेंगे। बीज उपचारण पूरा होने के बाद फिर हम आते हैं कि खेत को कैसे तैयार करेंगे। खेत को तैयार करने के लिए भूमि पलट हल से गहरी जुताई कर लें और जो डिस्क हैरो है उससे खेत को तैयार कर लें और उसके बाद कल्टीवेटर और पाटा के साथ लेवल कर लें और इसमें फिर जो बेसल डोज है फर्टिलाइज़र का वो ऐड करेंगे। नाइट्रोजन 20 किलो, फास्फोरस 40 किलो, पोटैश 20 किलो, जिंक सल्फेट करीब 20 किलो प्रति हेक्टेयर और जिप्सम यदि आवश्यकता हो तो 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके बाद जो आता है बिजाई का तरीका और बिजाई का समय। बिजाई का समय इन सारी किस्मों का जून प्रथम सप्ताह है। बोने का तरीका हम कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखेंगे पूसा अरहर 16 के लिए, और जो बाकी चारों किस्में इसके लिए 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं। और इनकी बिजाई जो है सीड ड्रिल की सहायता से करें। तो बिजाई करने के बाद सबसे फिर पहले आता है कि खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडेमिथिलिन का स्प्रे करते हैं और इसका रेट है करीब 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर और 500 से 600 लीटर पानी में मिला के मिट्टी पर स्प्रे करेंगे। और आज जैसे बिजाई की है तो आज ही इसको कर देंगे
और फिर करीब 12-13 दिन के बाद एक दूसरा खरपतवार नाशक है एमिज़ाथापायर। इसकी यदि ज़रूरत हो तो कतारों के बीच में कर सकते हैं, और ये पोस्ट इमरजेंस वाला वीडीसाइड है, तो ये किया जा सकता है। फिर 25 से 45 दिन बाद यदि कोई खरपतवार बचते हैं तो उनका मैन्युअली या हाथ के द्वारा खरपतवार वो निकाल दें, तो इससे खरपतवार की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। इन पूरी अरहर की जो खेती है इसमें कुछ बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला है कि खेत की खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए और जल निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए और पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में। दूसरा बिंदु है खरपतवार का सही नियंत्रण, और इसके बाद जब फसल करीब 80 से 85% इसकी फलियां पक जाएं तब आप फसल को काट सकते हैं। पूसा अरहर 16 के यदि किस्म है तो इसको कंबाइन द्वारा भी काटा जा सकता है और खेत को खाली किया जा सकता है। धन्यवाद। तो अभी हमने आपको जानकारी दी अरहर के उन्नत किस्मों के बारे में। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, जहां एक तरफ पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मॉनसून भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में पशुपालकों के लिए विशेष एडवाइजरी है। जी हां, पशुपालन से जुड़ी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कौन सी एडवाइजरी जारी की है, क्या विशेष इसमें, आइए जानते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नांद को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करें। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। तो ये थी पशुपालन से जुड़ी एडवाइजरी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम के हाल की। अभी इस समय मानसून जो है गुजरात में
के सूरत में और मध्य प्रदेश में भोपाल में तथा उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर होते हुए पूरे पहाड़ी एरिया को कवर करके पंजाब में अमृतसर तक जा चुका है। और वो उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून काफ़ी पहले आ गया, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो नॉर्मल डेट है वो 20 जून है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 25 जून है। लेकिन इस बार 13 जून को ही मानसून ने पूरे ईस्ट यूपी को और ज़्यादातर वेस्ट यूपी के भाग को भी कवर कर लिया है। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है आगरा डिवीज़न और कुछ मेरठ डिवीज़न का एरिया। और इस समय मानसून की स्थिति थोड़ा रुकी हुई है, क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं इधर से जा रही हैं वो उसको रोक रही हैं पूर्वी हवाओं को। पूर्वी हवाओं के साथ मानसून आगे बढ़ता है, तो अभी मानसून फ़िलहाल रुका हुआ है। इस समय जो तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, विदर्भा और जो उत्तर पूर्वी इलाका है जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी और बहुत जगह बिजली भी चमकेगी और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी भी होगी। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब महिला किसान से, जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए कामयाबी हासिल की। जी हाँ, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज पीछे नहीं हैं और कृषि के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर आगे कदम बढ़ा रही हैं। किस तरीके से अंजना ने मशरूम की खेती अपनाई और कामयाबी हासिल की, आइए जानते हैं। बीज माता के नाम से मशहूर महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे को देसी बीजों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। जिला कुंभालने के अंबेडकर नगर की रहने वाली राहीबाई ने अपने कच्चे घर में बीज बैंक बना रखा है। उनके पास दाल, मोटे अनाज और तिलहन के पुराने देसी बीजों के भंडार हैं। वे संस्थाओं की मदद से इसे किसानों को देती हैं। कुंभालने जिले की गिनती महाराष्ट्र के अति पिछड़े जिलों में होती है। राहीबाई यहाँ के किसानों को बिना किसी रसायन के प्रयोग की खेती सिखाती हैं और उन्हें पुराने बीजों से होने वाले फायदों के बारे में बताती हैं। उनका मानना है कि देसी बीजों से ही किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बस हवा और पानी की जरूरत होती है। वे अभी 35,000 किसानों के साथ काम करती हैं और इनके सहेजे गए बीजों से 32 फसलों की खेती हो रही है। उन्होंने बताया, 20 साल पहले जब मैंने पुराने बीजों को सहेजना शुरू किया था, तब मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंस रहे थे, लेकिन मैंने घर से मना कर दिया था कि बाजारों से मिलने वाले हाइब्रिड बीज से हम खेती नहीं करेंगे और न ही उस फसल को खाएंगे। 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मैं कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के नए तरीके सीखना चाहती थी। शुरू में सब्जियों की खेती पुराने बीजों से शुरू की। तब लोग कहते थे इससे कुछ पैदा नहीं होगा। राहीबाई पुरानी पद्धति और तकनीकी को ध्यान में रखकर जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही हैं। इन्होंने 50 एकड़ से भी ज्यादा भू संरक्षण कर उसमें कई तरह की सब्जियां और धान उगाने का काम किया है। राहीबाई सीड बैंक में पके हुए बीजों को सुरक्षित रखती हैं। ये बीज किसानों को कम सिंचाई में अच्छी फसल देते हैं। आदिवासी परिवार की महिला जिसने अपनी खेती से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन्होंने अपने बेमिसाल हौसले के बुनियाद पर अपने ही गांव की 3,500 महिलाओं को खेती से जोड़कर अपने पैरों पर खड़ा करने की ताकत दी है। अपने दुख दर्द भूलकर जिंदगी के इमारत की नींव रची है। राहीबाई सोमा पोपेरे का मानना है, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। यही कारण है मैंने बीजों के देसी किस्मों पर अधिक जोर दिया और सफलता हासिल की। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। इसी के साथ ही हमारे विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां हमने आप किसानों तक पहुंचाई हैं, आप उनका जरूर लाभ उठाएंगे। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।